नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों 10th क्लास का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो समास चल रहा है। इससे पहले हम लोग अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व समास को सीखने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो बहुत सरल तरीके से इस चीज को सीख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों द्वंद्व समास। अब देखिए, जो द्वंद्व समास होता है वो होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए कि जो द्वंद्व समास है इसमें सामान्य तौर पर हम ये सुनते हैं कि भाई इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, और जब विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में क्या जोड़ते हैं, और जोड़ते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में ये सीखेंगे बच्चों कि ये जो द्वंद्व समास है ये तीन तरह का होता है। एक इतरेतर द्वंद्व समास होता है, एक समाहार द्वंद्व समास होता है और एक विकल्प द्वंद्व समास होता है। तो आप लोगों को सामान्य तौर पर ये सब चीजें बताई नहीं जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों चीजों को बड़े डिटेल में सीखने वाले हैं। तो समझिए, पहली कॉमन जो बात अपन लिखते हैं कि दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और लगाते हैं, लेकिन इसको हम इस तरह से ना पढ़कर इसको तीन भागों में पढ़ते हैं कि जो द्वंद्व समास है इसमें एक बात है कि भाई दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं यानी कि मुख्य होते हैं, प्रधान होते हैं। लेकिन ये केवल और केवल इतरेतर द्वंद्व समास के बारे में बात आती है, और जब विग्रह करते हैं तो क्या लगाते हैं, और लगाते हैं। तो सीखते हैं हम लोग द्वंद्व समास को कि जो द्वंद्व समास है उसके तीन भेद होते हैं। सबसे पहले जो होता है वह होता है इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा होता है बच्चों, इतरेतर द्वंद्व समास। और दूसरे नंबर पर हम लोग सीखेंगे समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। और तीसरे नंबर पर जो है बच्चों वह है विकल्प द्वंद्व समास, विकल्प द्वंद्व समास। अब इन तीनों के बारे में हम लोग अंतर करेंगे। देखिए, ये तुलनात्मक अध्ययन से यानी कि तुलनात्मक विधि से पढ़ रहे हैं कि तीनों के अंदर अंतर क्या होता है। सामान्य तौर पर हम लोग एक एक करके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम तीनों के बारे में एक साथ सीख रहे हैं कि इन तीनों में अंतर किस चीज का है और इस समास को पूरी ढंग से हम लोग कैसे सीख सकते हैं। तो बच्चों देखो, इतरेतर, अब ये जो इतरेतर शब्द है, इतर प्लस इतर, इतर प्लस इतर, इसका इतर का मतलब क्या होता है, भिन्न। इतर का अर्थ क्या होता है, भिन्न या अलग, यानी कि अलग अलग। ये दोनों जो पद होते हैं अलग अलग होते हैं और दोनों की क्या होती है, प्रधानता होती है। दोनों की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि इस समास में यानी कि इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। जो ये मुख्य बात कहता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है, ठीक है। और एक जो कॉमन बात आती है कि दोनों पदों के बीच में क्या लगा मिलेगा आपको, योजक चिन्ह। क्या लगा मिलता है, योजक चिन्ह, ठीक है। तो ये भी ये कहता है कि भाई इसके अंदर इसमें दोनों पदों में, इसमें दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह लगता है, ठीक है। और तीसरी बात किसी भी समास को सीखने के लिए कि विग्रह करने पर, जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और शब्द लिखते हैं। अब बच्चों यहां ध्यान से समझो, ये मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। इन 3 पॉइंट में जो एक पॉइंट है वो तो सबके लिए कॉमन है। कौन सा पॉइंट है कि दोनों पदों के बीच में क्या लगेगा, मिलेगा आपको योजक चिन्ह। क्या लगा हुआ मिलेगा, योजक चिन्ह, ठीक है। तो जैसा अपन यहां पर ये लिख रहे हैं कि दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो यहां पर एक दूसरा पॉइंट अपन ये भी लिख सकते हैं कि इस समास में दोनों पदों के मध्य में क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, योजक चिन्ह जुड़ा हुआ मिलेगा। अब देखिए, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास क्या कहता है भाई, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह लगता है, और विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और शब्द लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अपन यूं कर रहे हैं, राम श्याम, राम श्याम। अब यहां पर राम भी उतने ही प्रधान है और श्याम की भी उतनी ही प्रधानता है। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, राम और श्याम, राम और श्याम, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अपन कह रहे हैं कि हरिहर, अब हरिहर का मतलब क्या होता है, हरि का मतलब क्या होता है, विष्णु, और हर का मतलब क्या होता है, महादेव। यानी कि हर, विष्णु और महादेव,
यानी कि जैसे अपन कहते हैं कृष्ण अर्जुन, तो कृष्ण और अर्जुन यानी कि इसमें जो दोनों पद होंगे उन दोनों पदों की समान रूप से प्रधानता होती है, तो यह कहलाता है इतरेतर द्वंद्व समास। यानी कि वह समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता हो और विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में क्या जोड़ते हो, और जोड़ते हो, तो वह क्या होगा, इतरेतर द्वंद्व समास होगा। तो बच्चों अभी एक उदाहरण मैंने लिखा है, अभी और बहुत सारे उदाहरण हम लोग समझने वाले हैं। पहले समझते हैं समाहार द्वंद्व समास। तो जो समाहार द्वंद्व समास है वो क्या कहता है कि इसमें दोनों पदों की, ठीक है ना, इसमें जो दोनों पद होते हैं, दोनों पद मिलकर किसी समूह का बोध कराते हैं, किसी समूह का बोध कराते हैं। अभी बात करते हैं इसके बारे में। दूसरा देखिए ये क्या कहता है कि विग्रह करने पर दोनों पदों के अंत में, दोनों पदों के अंत में इत्यादि शब्द लिखते हैं। अब बच्चों इसको समझने की जरूरत है कि इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम लोग किसी समूह के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अपन सामान्य तौर पर कहते हैं कि भाई आजकल क्या कर रहा है, कहां जॉब चल रही है, तो कहते हैं कुछ नहीं भाई, दाल रोटी चल रही है। तो जो दाल और रोटी, ये शब्द दो हैं, दाल और रोटी। जैसे मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं दाल और रोटी, लेकिन ये जो दाल रोटी जो शब्द है ये एक समूह का बोध करा रहा है। क्या कह रहा है, दाल रोटी से मतलब यहां पर दाल और रोटी का उपयोग नहीं किया जा रहा, ये एक ऐसा शब्द है जिसको हम जर्नली अपनी भाषा में उपयोग में रह रहे हैं। भाई अपन कहते हैं बाल बच्चे कैसे हैं, तो बाल बच्चे कैसे हैं, इसका मतलब बाल और बच्चे से मतलब है कि घर परिवार कैसा है आपका। तो ठीक है, तो कहने का मतलब अपन कहते हैं कि भाई समाज में हमें बहु बेटियों का सम्मान करना चाहिए। अब बहु और बेटी, यहां बहु और बेटी जो है संपूर्ण स्त्री जाति का जो है एक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। तो बच्चों कहने का मतलब है कि यहां तो केवल जो दोनों शब्द आएंगे, जैसे अभी मैं आपसे ये कह रहा था कृष्ण अर्जुन, क्या कह रहा था, कृष्ण अर्जुन, तो यहां पर किसकी बात हो रही है, केवल कृष्ण की और अर्जुन की, कृष्ण और अर्जुन की बात हो रही है। लेकिन यहां जब अपन कह रहे हैं दाल रोटी, ठीक है, या अपन कह रहे हैं बहु बेटी, क्या बोल रहे हैं यहां पर, बहु बेटी, ठीक है, तो यहां पर ये जो शब्द आ रहे हैं ये समूह का बोध करा रहे हैं। तो इसका जो तरीका होता है विग्रह करने का, दाल रोटी इत्यादि, दाल रोटी इत्यादि। इसी ढंग से यहां पर जब अपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, बहु बेटी इत्यादि, बहु बेटी इत्यादि, ठीक है ना। अब घर में मेहमान आए हैं, अब घर में मेहमान आए तो अपने घर के क्या बोलते हैं, अरे भाई चाय पानी की व्यवस्था करो, तो चाय पानी, तो चाय और पानी जो शब्द है वहां वह एक समूह का बोध करा रहा है। तो आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि यहां पर जो दोनों शब्द होते हैं बच्चों, वो दोनों शब्द मिलकर किसी समूह का बोध कराते हैं। और यहां पर जो दोनों शब्द होते हैं वे केवल अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों शब्द अलग अलग हैं, ठीक है ना। अपन यहां पर जैसे कहते हैं सीता राम, तो सीता और राम जैसे यहां पर बात करेंगे तो केवल क्या लिखेंगे, सीता राम, तो सीता राम का मतलब हो गया केवल सीता और राम की बात हो रही है, सीता और राम। लेकिन यहां पर जैसे अपन बोल रहे हैं भाई बाल बच्चे, क्या बोल रहे हैं, बाल बच्चे, तो बाल बच्चे जो शब्द है जैसे अपन कहते हैं ढोर डंगर, ठीक है, फूल पता से ऐसे अपन शब्दों को बोलते हैं, तो बाल बच्चे की बात कर रहे हैं फिलहाल, बाल बच्चे इत्यादि, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी, चाय पानी, ऐसे जो शब्द होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, समूह के बारे में बात करेंगे, चाय पानी। तो इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, चाय पानी इत्यादि, चाय पानी इत्यादि। अर्थात ऐसे शब्द जो दोनों शब्द मिलकर किसी समूह का बोध करा रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, समाहार द्वंद्व समास। और उसका जो विग्रह करने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा कि दोनों पद लिख देंगे, उन दोनों पदों को लिखने के बाद में हमें क्या शब्द लिखना है, इत्यादि शब्द लिखना है, ठीक है। और जो तीसरे नंबर का है हमारा विकल्प द्वंद्व समास। तो ये जो विकल्प द्वंद्व समास है, जैसा कि ये नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि ये आपको विकल्प देगा। अब विकल्प देगा तो विकल्प का मतलब है कि
या तो ये अथवा ये। विकल्प का मतलब ऑप्शन है भाई, दो चीज है, दो में से एक चुनाव करते हैं। जैसे अपन कह रहे हैं भाई लाभ हानि, या तो लाभ या फिर हानि। सुख दुख, या तो सुख अथवा दुख। पाप पुण्य, या तो पाप या पुण्य। या अपन कहते हैं शीतोष्ण, शीत या उष्ण, ठीक है ना। सुख दुख, सुख या दुख। धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म। तो कुल मिलाकर के क्या होते हैं कि विकल्प द्वंद्व समास कहां पर होता है, जहां विलोम शब्द होते हैं। क्या होते हैं, जहां पर विकल्प की स्थिति होती है। यानी कि इसमें पहले नंबर पे लिखेंगे अपन, इसमें विकल्प की स्थिति होती है, विकल्प की स्थिति होती है। दूसरे नंबर पर अपन क्या लिखेंगे कि इसमें जब विग्रह करेंगे, इसमें विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य क्या शब्द जोड़ेंगे, अथवा या फिर या शब्द लिखते हैं। और एक इसमें ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि इसमें विलोम शब्द मिलेंगे आपको। इसमें क्या मिलेंगे, विलोम शब्द होंगे, विलोम शब्द होते हैं। तो ये तीनों की मैंने आपको अलग अलग ढंग से परिभाषाएं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जो इतरेतर द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य में क्या लिखेंगे, और लिखेंगे। इसमें दोनों पद मिलकर जो है किसी समूह का बोध कराते हैं, और विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बाद में क्या लगाते हैं, इत्यादि लगाते हैं। इसमें हमारे सामने एक विकल्प की स्थिति बनती है, और विग्रह जब करते हैं तो दोनों पदों के मध्य में या तो अथवा शब्द लिखते हैं या फिर या शब्द लिखते हैं, और इसमें विलोम शब्दों का प्रचलन होता है। जैसे अभी मैं उदाहरण बोल रहा था आप लोगों को, सुख दुख। अब ये जो सुख दुख है, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, या तो सुख या फिर दुख। तो अपन इसको जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, सुख या दुख, या फिर इसको अथवा करके भी लिख सकते हैं। जैसे कह रहे हैं पाप पुण्य। अब पाप पुण्य मतलब पाप अथवा पुण्य, पाप अथवा पुण्य, ठीक है। लाभ हानि, लाभ हानि, तो क्या लिखेंगे, लाभ या हानि। इसी ढंग से यूं कर सकते हैं धर्म अधर्म। अब इसका संधि विच्छेद धर्म, तो धर्म या अधर्म, अधर्म। तो कुल मिलाकर ये जो शब्द आते हैं बच्चों, इस ढंग से हम तीनों समास के बारे में सीखेंगे। कुछ इसके विशेष नियम है जिसको मैं आपको समझाने वाला हूं। फिलहाल इन तीनों चीजों को ढंग से समझे कि द्वंद्व समास वह होता है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पदों के मध्य में योजक चिन्ह जुड़ता है। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। नंबर एक इतरेतर द्वंद्व समास, नंबर दूसरा समाहार द्वंद्व समास, और नंबर तीसरा जो होता है विकल्प द्वंद्व समास होता है। इतरेतर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहेंगे, विग्रह करेंगे तो दोनों के मध्य में और लिखते हैं। और जो द्वंद्व समास के बाद में दूसरा समाहार द्वंद्व समास होता है, इसमें दोनों पद मिलकर किसी समूह का बोध कराते हैं, और विग्रह करने पर दोनों पदों के बाद में क्या जोड़ते हैं, इत्यादि शब्द जोड़ते हैं, और विकल्प में विकल्प की स्थिति होती है। तो बच्चों एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं आप लोगों को इसमें विशेष नियम बताने वाला हूं कि जो द्वंद्व समास है उसके और विशेष नियम क्या होते हैं। हाँ जी बच्चों, देखिए इसके विशेष नियमों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि जो द्वंद्व समास होता है उसके विशेष नियम है कि इससे पहले जब हम लोगों ने जो द्वंद्व समास से पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था द्विगु समास। तो उस द्विगु समास में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या, 1 से लेकर 9 तक की संख्या को छोड़ करके जितनी भी संख्यावाची शब्द आते हैं वो कहां पर आते हैं, द्वंद्व समास में आते हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहां पर विशेष नियम। क्या लिखेंगे, विशेष नियम। अब विशेष नियम में सबसे पहली बात लिख रहे हैं कि 1 से, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक तथा 10 से भाज्य, भाज्य का मतलब जिसमें भाग दे सके। 10 से भाज्य मतलब 10 होगी, 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, 50, ऐसे अनंत होगी,
ठीक है। 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। अब ध्यान सुनो बच्चों, ये क्या कह रहा है कि भाई 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं छोड़ दो, और ऐसी संख्याएं जिसमें 10 का भाग जाता है उन संख्याओं को छोड़ दो। इनके अलावा जितनी भी संख्याएं आती है, जैसे अपन बोलते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 55, 56, 57, 58, मतलब कितनी भी संख्याएं बोल दे, तो उन संख्याओं के अंदर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ध्यान दे लीजिए बच्चों, अभी आप लोग 10th क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हो, लेकिन 12th के बाद में जैसे आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो तो उसमें हिंदी व्याकरण आती है, और वहां पर ये सब चीजें आपको काम आने वाली है। इसलिए थोड़ा डिटेल में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और भी इसके कुछ खास नियम होते हैं जिनको मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, जो केवल और केवल सामान्य व्याकरण के लिए होगा, जिनको हर एग्जाम के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस चीज को भी आप लोग तैयारी करना। तो सबसे पहले हम लोग ये नियम को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने शब्द दे दिया 11 है। क्या शब्द दे दिया? 11 है। अब इस 11 शब्द का आपको विग्रह करना है। तो इसका विग्रह करने का तरीका क्या है? इस 11 शब्द के अंदर जो छोटी संख्या होगी उसको हम पहले लिखेंगे और बड़ी संख्या को बाद में। अब 11 में छोटी संख्या क्या होती है? 1 और 10। इसका जब विग्रह क्या करेंगे? 1 और 10। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं 25 है। अब इस 25 का विग्रह क्या करेंगे? 5 और 20। 5 और 20। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं 37, क्या बोल रहा हूं? 37। अब 37 का क्या करेंगे? 7 और 30। 7 और 30। तो कुल मिलाकर बच्चों आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि कितनी भी संख्या आ जाए, मान लो मैं कह रहा हूं 99, तो 99 का मतलब क्या करेंगे? 9 और 90। 9 और 90। तो इस ढंग से आप लोग इसका विग्रह कर सकते हो। और कई बार ऐसा भी आता है, जैसे अपन यूं कर देते हैं 10-20। अब 10-20 क्या होगी? विकल्प की स्थिति होगी। भाई कितना खाना खाना है, कितनी रोटियां खाएगा? 10-20। तो 10-20 तो मतलब 10 या 20। इसका तरीका ये रहेगा। अगर अपन कह रहे हैं कितने आदमी आ रहे हैं, भाई 20-50 आदमी आ रहे हैं, तो 20 या 50 ऐसे अपन बोलते हैं, ठीक है ना? 20-50, तो 20 या 50। तो ये इसका एक विशेष नियम है बच्चों, जिसको आपको पढ़ना है। एक नियम क्या होता है कि कुछ सार्थक शब्द होते हैं, उन सार्थक शब्दों के साथ हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसा कहते हैं चाय वाय, लस्सी वस्सी, भाई दूध दूध, ठीक है ना? कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, रोटी शोटी, ऐसे शब्द बोल रहे हैं। कई बार सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये दूसरा नियम बच्चों, ये पहला नियम। इसके बाद में दूसरा नियम है कि कई बार आम बोलचाल की भाषा में, कई बार आम बोलचाल की भाषा में सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में सार्थक शब्द के साथ इत्यादि शब्द लिखकर विग्रह करते हैं। विग्रह करते हैं। अब ध्यान सुनो बच्चों कि ऐसे कई बार होता है कि हम सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं चाय वाय। अब चाय वाय के अंदर जो सार्थक शब्द है वो कौन सा है? चाय। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? चाय इत्यादि। यानी कि जो सार्थक शब्द होगा उसके लेकर के और इत्यादि शब्द लिख देंगे, ठीक है ना? जैसे अपन लिखते हैं रोटी वोटी, तो रोटी वोटी, तो वोटी का कोई अर्थ नहीं है, रोटी का अर्थ है, तो अपन क्या लिखेंगे? रोटी इत्यादि। क्या लिखेंगे? रोटी इत्यादि। तो ध्यान देने की जरूरत यह है बच्चों
कि ये दो नियम हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं वहां पर ये चीजें काम आती हैं। 10th क्लास तक जो 3 चीजें मैंने समझाई थी आप लोगों को, वहां तक सफिशिएंट है। ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग क्रम से नोट्स बनाते चले, आप लोगों को बहुत सारी चीजें काम आने वाली है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।